हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नीलिमा। आज के इस वीडियो का टॉपिक है महिलाओं का शोषण एवं उत्पीड़न रोकने से संबंधित संवैधानिक अधिनियम या कानून। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें संविधान में लिंग भेद को समाप्त करने के लिए क्या उपाय दिए गए हैं, लिंग भेद को दूर करने के लिए क्या उपाय दिए गए हैं, उसके बारे में मैंने बात की थी। तो हमारे मौलिक अधिकारों में लिंग भेद को समाप्त करने के लिए बहुत सारे उपाय दिए गए हैं। अपने अधिकारों का प्रयोग करके हम लिंग भेद को समाप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार से मूल कर्तव्यों में भी लिंग भेद को समाप्त करने की बात की गई है। तो आज हम बात करेंगे कि महिलाओं का शोषण एवं उत्पीड़न रोकने से संबंधित संविधान में क्या कानून है, किस तरह की सजा की व्यवस्था है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के माध्यम से महिला एवं पुरुष को समान माना गया है तथा दोनों को समान अधिकार दिए गए हैं, जिससे कि दोनों का समुचित विकास हो सके। इसके लिए मैंने अपने पिछले वीडियो में जो मौलिक अधिकारों की बात की थी, आप उसे देख सकते हैं। किंतु महिलाओं में जागरूकता का अभाव तथा समाज की रूढ़िवादी सोच के कारण आज भी महिलाएं शोषण एवं उत्पीड़न का शिकार हो रही हैं। मतलब महिलाओं में आज भी जागरूकता की कमी है, विशेषकर अशिक्षित और ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं में। महिलाओं के शोषण एवं उत्पीड़न को रोकने के लिए भी भारतीय संविधान में कई ऐसे प्रावधान दिए गए हैं, जिसका उपयोग करके महिलाएं अपने शोषण एवं उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठा सकती हैं। किंतु जानकारी एवं जागरूकता के अभाव में तथा धीमी न्याय व्यवस्था के कारण महिलाओं का शोषण एवं उत्पीड़न कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। हम इससे संबंधित कई न्यूज रोज टीवी में भी देखते हैं, पेपर में भी पढ़ते हैं और आजकल मोबाइल में भी तो हर तरह के न्यूज उपलब्ध हैं। तथ्य यह है कि संविधान ने तो अधिकार दे दिए, किंतु हमारा भारतीय समाज ही जागरूक नहीं है, महिलाएं ही जागरूक नहीं है। उनकी मानसिकता में बदलाव नहीं आ रहा है, चाहे पुरुष हो या महिला हो। ऐसे में जरूरत है समाज के लोगों की मानसिकता बदलने की। तभी संविधान चाहे कितने उपाय बता दे, कितने कानून बना दे, सजा का प्रावधान करे, लेकिन जब तक लोगों की मानसिकता नहीं बदलेगी तब तक लिंग भेद हो या शोषण उत्पीड़न हो, इसे दूर नहीं किया जा सकता है। महिलाओं के शोषण एवं उत्पीड़न को रोकने से संबंधित अधिनियम या कानून इस प्रकार हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सती प्रथा निषेध अधिनियम 1987 की। सभी जानते हैं कि सती प्रथा क्या है। प्राचीन काल में हमारे भारतीय समाज में जब पति की डेथ हो जाती थी तो महिला भी उसके चिता पर ही अपने को जला लेती थी, अपना जीवन समाप्त कर लेती थी। तो ये भारतीय समाज की बहुत बड़ी बुराई थी। किंतु भारत में सती प्रथा अंग्रेजों ने ही प्रतिबंधित की थी। 1989 में विलियम बेंटिक के समय में कानून बनाकर इसे प्रतिबंधित कर दिया गया। इसके पश्चात सती प्रथा निषेध अधिनियम सर्वप्रथम 1987 में राजस्थान सरकार द्वारा बनाया गया और बाद में 1988 में भारत सरकार ने इसे संघीय कानून में शामिल किया। भारतीय दंड संहिता 1860 के अनुसार कोई महिला यदि सती होने का प्रयास करती है, मतलब स्वयं से यदि प्रयास करती है, तब उसे 1 वर्ष कारावास या जुर्माना की सजा हो सकती है या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। इसी प्रकार से यह भी कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति किसी महिला को प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से सती होने के लिए प्रेरित करता है तो मृत्यु या आजीवन कारावास का दंड भी दिया जा सकता है और जुर्माना भी देना पड़ सकता है। नेक्स्ट नंबर 2 जो अधिनियम या कानून की हम बात करेंगे वह है बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। तो हमारे समाज में बाल विवाह भी एक अभिशाप है और बाल विवाह जब होता है लड़कियों का तो लड़कियों का शरीर अपरिपक्व होता है और इस विवाह का उनके शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। बाल विवाह रोकने का प्रथम प्रयास 1929 में शारदा एक्ट अर्थात बाल विवाह अवरोध अधिनियम द्वारा किया गया था, जिसके अनुसार लड़कियों की उम्र 15 इयर्स और लड़के की उम्र 18 इयर्स निर्धारित की गई थी। लेकिन 1978 में फिर से आयु सीमा बढ़ाने के उद्देश्य से इस अधिनियम में संशोधन किया गया, क्योंकि जो 15 वर्ष का उम्र है ये तो बहुत छोटा है लड़कियों का।
तो उसमें संशोधन किया गया और विवाह के लिए लड़के की उम्र 21 वर्ष और लड़की की उम्र 18 वर्ष निर्धारित की गई। फिर भारत सरकार ने ही बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए 2006 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया और यह अधिनियम 1 नवंबर 2007 को लागू हुआ। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 को लागू करने के पीछे मुख्य उद्देश्य यह था कि पिछले कानून में बाल विवाह के खिलाफ कार्यवाही करना मुश्किल था तथा कार्यवाही में समय भी लगता था और इस अधिनियम में अपराधियों की सजा भी बढ़ाई गई थी। तो इस तरह से उम्र को में संशोधन के लिए और कुछ सजा से संबंधित संशोधन के लिए 3 बार इसमें संशोधन किए गए। हालांकि अभी भी हमारे समाज में बाल विवाह की प्रथा है ही, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में कम उम्र में ही लड़कों एवं लड़कियों की शादी हो जाती है या फिर शहरी क्षेत्रों में भी जो अविकसित क्षेत्र हैं वहां पर बहुत ही कम उम्र में बच्चों की शादी कर दी जाती है, लेकिन बाल विवाह एक अपराध है। नेक्स्ट जो कानून है वह है दहेज प्रथा निषेध अधिनियम 1961। तो भारतीय समाज में दहेज प्रथा एक अभिशाप है। आप देखते हैं ना, दहेज लेना और देना लोग अभी भी शान की बात समझते हैं, भले ही कानून बनाया गया हो, लेकिन लड़की के माता पिता भी खुशी से दहेज देते हैं और लड़के वाले तो मांग कर लेते हैं। तो यह जो प्रथा है इसके कारण कई महिलाओं को शोषण एवं उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। मतलब जिसके माता पिता सक्षम है वो तो दे पाते हैं, लेकिन जिसके लड़की के माता पिता सक्षम नहीं है वैसे माता पिता दहेज नहीं दे पाते हैं या फिर शादी के बाद भी लड़कों वालों को कुछ जरूरत पड़ती है तो वो लड़की वालों से दहेज मांगते हैं, प्रताड़ित करते हैं और कई बार लड़की का हत्या भी कर दिया जाता है। तो इस प्रथा को रोकने के लिए 1 मई 1961 को दहेज प्रथा निषेध अधिनियम लागू किया गया और इस अधिनियम के तहत दहेज लेना और देना दोनों को ही अपराध बताया गया और इसके लिए सजा का भी प्रावधान है। इसमें दहेज की मांग करने पर 6 महीने की जेल तथा 10,000 का जुर्माना और दहेज के लिए हत्या करने पर कम से कम 7 साल की जेल या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। दहेज में जो संपत्ति, सामान या धन का लेन देन होता है वो सब शामिल होता है। नेक्स्ट है यौन उत्पीड़न निषेध अधिनियम। हमारे देश में नाबालिग बच्चों तथा महिलाओं के साथ यौन शोषण, उत्पीड़न की घटनाएं आए दिन घटती रहती हैं। इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए लैंगिक अपराधों से नाबालिग बच्चों का संरक्षण करने के लिए 14 नवंबर 2012 को बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम लागू किया गया, जिसे पॉक्सो अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। और बाल संरक्षण के लिए, बच्चों के संरक्षण के लिए, उनके साथ जो घटनाएं घटती हैं उसके निवारण के लिए बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया है, राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य के स्तर पर भी। उसी प्रकार से कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न शोषण को रोकने, उस पर प्रतिबंध लगाने तथा निवारण करने के लिए 9 दिसंबर 2013 को यौन उत्पीड़न से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम लागू किया गया है, जिसे कि पॉक्सो अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इसमें एसिड अटैक के प्रयास, उत्पीड़न, महिलाओं के निर्वस्त्रीकरण की मंशा, पीछा करना, घूरना इत्यादि सब शामिल है। नेक्स्ट है नंबर 5 अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956। तो इस अधिनियम के अनुसार वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए मानव तस्करी और यौन शोषण को दंडनीय अपराध माना गया है। इस अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति का व्यावसायिक शोषण करना एवं वेश्यावृत्ति अपराध माना जाता है। यह अधिनियम वेश्यालय चलाने पर भी रोक लगाता है। इस अधिनियम में वेश्यावृत्ति से संबंधित विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न प्रकार के दंड की व्यवस्था है। आप आज देखेंगे कि लोग कमाने के लिए छोटे छोटे लड़कों लड़कियों को फुसला कर ले जाते हैं और दूसरे शहरों में बेच देते हैं। तो इस तरह की ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए यह कानून बहुत ही कारगर है। नेक्स्ट है नंबर 6 गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971। तो यह कानून 1971 में बनाया गया तथा 2002 में इसमें कुछ संशोधन भी किए गए, जिसके अंतर्गत महिलाएं कुछ विशेष परिस्थितियों में सरकारी अस्पताल में जाकर
सरकार की ओर से अधिकृत किसी भी चिकित्सा केंद्र में अधिकृत व प्रशिक्षित डॉक्टर से गर्भपात करा सकती हैं। तो इस अधिनियम में ऐसे गर्भ के समापन का वर्णन किया गया है जिसके जारी रहने से गर्भवती महिला के जीवन को खतरा उत्पन्न हो या फिर शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर क्षति पहुंचे या फिर ऐसे शिशु के उत्पन्न होने की संभावना हो जो शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से गंभीर रूप से विकलांग उत्पन्न हो सकता है, तब महिला गर्भपात करा सकती है। सामान्यतः गर्भ 12 सप्ताह से अधिक का नहीं होना चाहिए, किंतु कुछ विषम परिस्थितियों में यह 12 सप्ताह से 20 सप्ताह के भीतर भी हो सकता है। तो बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं, उसको ध्यान में रखते हुए ये अधिनियम बनाया गया है। नेक्स्ट है नंबर 7, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। तो हमारे समाज में महिलाओं से संबंधित हिंसा की जो घटनाएं घटती हैं उसमें सबसे अधिक जो घटनाएं महिलाओं के साथ वो उनके घर परिवार में ही घटती हैं और हिंसा करने वाले परिवार के सदस्य ही होते हैं। यह अधिनियम महिलाओं को घरेलू हिंसा से सुरक्षा प्रदान करता है, बच्चों एवं महिलाओं की सुरक्षा की भी व्यवस्था करता है तथा घर गृहस्थी में महिलाओं को सम्मानपूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है। घरेलू हिंसा करने वाले को 1 साल तक कारावास और 20,000 रुपए तक के जुर्माना का प्रावधान है। इसमें महिलाएं किसी भी प्रकार के धमकी या शोषण की शिकायत कर सकती हैं, हिंसा के लिए मुआवजा या सुरक्षा की मांग कर सकती हैं या फिर पति से दूर रहने की मांग कर सकती हैं या पति के वेतन और संपत्ति के हिस्से की मांग भी कर सकती हैं या फिर चिकित्सकीय मुआवजा भी प्राप्त कर सकती हैं। तो इस तरह से घरेलू हिंसा अधिनियम के द्वारा महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित कई प्रावधान दिए गए हैं, लेकिन हमारे भारतीय समाज में अपने घर परिवार को बनाए रखने के लिए महिलाएं घरेलू हिंसा सहती रहती हैं और वो पीड़ित शोषित होने को मजबूर हो जाती हैं। नेक्स्ट है नंबर 8, महिलाओं का अशिष्ट चित्रण निषेध अधिनियम 1986। यह अधिनियम महिलाओं के अशिष्ट या अभद्र चित्रण को रोकने वाला कानून है। इस अधिनियम के तहत महिलाओं के अशिष्ट चित्रण करने वाले अपराधियों को दंडित किया जाता है, जैसे कि विज्ञापनों में या फिर विभिन्न प्रकाशनों में या फिर चित्रकला में, आकृतियों में या पत्र पत्रिकाओं में, पुस्तक में, स्लाइड फिल्म में, रेखा चित्र में, पेंटिंग में या लेखन में या फिर फोटोग्राफ में किसी भी रूप में महिलाओं के अशिष्ट चित्रण करने वाला व्यक्ति दंड का भागीदार होता है। अशिष्ट चित्रण का अर्थ महिला के वैसे चित्र से होता है जो स्त्रियों के प्रतिष्ठा या सम्मान को चोट पहुंचाती है या फिर वो चित्र लोक नैतिकता के विरुद्ध हो। दोषी व्यक्ति को पहली बार में 6,000 रुपया जुर्माना और 2 वर्ष कारावास तथा दूसरी बार 6 वर्ष कारावास और 1 लाख रुपए का जुर्माना से दंडित किया जाता है। नेक्स्ट है समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। इस अधिनियम के तहत नियोक्ता अर्थात नियुक्त करने वाले को समान काम के लिए पुरुषों और महिलाओं को समान वेतन देना होगा। कोई भी नियोक्ता एक ही कार्य के लिए पदोन्नति करते समय या प्रशिक्षण दिलवाने समय या स्थानांतरण करते समय पुरुषों और महिलाओं के बीच भेदभाव नहीं कर सकता, अर्थात समान काम के लिए समान वेतन अधिनियम या कानून है ये। इसी के तहत एक ही पद पर कार्य करने के लिए महिलाओं और पुरुषों को एक समान वेतन दिया जाता है। और अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट नंबर 10, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990। महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने एवं उनके सशक्तिकरण के लिए इस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया है और प्रत्येक राज्य में भी राज्य महिला आयोग गठित है। यह एक संवैधानिक संस्था है। इस संस्था का कार्य संविधान एवं कानून के द्वारा महिलाओं की रक्षा से संबंधित किए गए उपायों का अन्वेषण करना, उनका परीक्षण करना, महिलाओं की समस्याओं के विषय में जानकारी हासिल करना, महिलाओं को सलाह एवं सहायता देना तथा महिलाओं से संबंधित समस्याओं को सुनकर उनका समाधान करने का भी प्रयास करना है। जैसे कि कोई महिला यदि पीड़ित है, शोषित है, अगर वह कानून का सहारा नहीं लेना चाहती तो वह महिला आयोग में जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकती है। महिला आयोग उस महिला की समस्या का उचित समाधान करने का
प्रयास करती है। तो इस प्रकार से हमारे भारतीय संविधान में कई कानूनों के माध्यम से महिलाओं के शोषण एवं उत्पीड़न को रोकने का प्रयास किया गया है, लेकिन महिलाएं जागरूक नहीं हैं और पुरुषों की मानसिकता में भी अभी बदलाव नहीं आया है। और हमारा भारतीय समाज एक आदर्श समाज कहा जाता है, तो महिलाएं अपने घर परिवार को तोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि अगर वो अपने परिवार के लोगों के विरुद्ध जाती हैं तो कहीं ना कहीं परिवार में बिखराव उत्पन्न होता है। इस वजह से ही, इस सोच की वजह से ही महिलाएं शोषित एवं उत्पीड़ित होती रही हैं, जबकि उन्हें इसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। जब महिलाएं आवाज उठाना प्रारंभ करेंगी तभी इस प्रकार का शोषण एवं उत्पीड़न बंद होगा, अन्यथा कोई भी कानून इस तरह की प्रथा को समाप्त नहीं कर सकता है पूरी तरह। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।